तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, रेजिस्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी में सबसे पहले क्या है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में ये देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का फर्स्ट फैक्टर होता है इसके लेंथ के डायरेक्टली। सपोज दैट ये कोई भी ये कंडक्टर है, अब इसका लेंथ अगर यल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, देन तो आप बोलोगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सो हम दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यल बाई ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, जैसे ये प्रोपोर्शनल यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रो L बाई ए। इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसे ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर का इसे बोल सकते हो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये रो हो गया। अब रो इक्वल टू अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई यल। अब इसकी यहाँ पे हम यूनिट अगर डिफाइन करें तो यूनिट जो होगी, यूनिट ऑफ रो इक्वल टू ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो यहाँ से ये कैंसिल, दैट मीन्स इसका जो यूनिट आ जाएगा ये आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ये इसकी हो गई यूनिट। अब हम अगर यहाँ पे रेजिस्टिविटी किसी की डिफ़ाइन करना चाहें तो किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो सपोज़ हम क्या करें, इफ़ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर ले लें एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या ले लें, 1 मीटर स्क्वायर। अब ये ऐसा पॉसिबल है कि एग्जांपल लेके हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी, जैसे मान लीजिए कॉपर की रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करें, कॉपर का एक 1 मीटर क्यूब का एक हम कॉपर का ब्लॉक ले लें। जैसे ये कॉपर है, कॉपर का ये ब्लॉक जिसकी डायमेंशन कितनी है, आर, लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों क्या है, 1 मीटर है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये कितना होगा, 1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि सपोज़ इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल के थ्रू, हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो जहाँ पे अब इसकी लेंथ जो आएगी कितनी आएगी, 1 मीटर आएगी। यहाँ पे ये लेंथ 1 मीटर आएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे हमने कनेक्ट किया 1 मीटर स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हो लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम ये वैल्यू R इक्वल टू रो इंटू 1/1, बिकॉज हमें क्या बता, R इक्वल टू रो, या लेंथ भी 1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 है, तो हम पुट करेंगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू 1 1 हमने पुट कर दिया, देन R इक्वल टू रो। तो इस तरीके से इस समय इस ब्लॉक की जो भी रेजिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाती है। तो जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा भी है डिफिनेशन में कि आपका जो रेजिस्टिविटी होता है ये किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम किसी भी, जैसे वाटर की बॉइलिंग एक प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा नहीं है कि हम 1 लीटर ले या 10 लीटर ले या चाहे जितना वाटर ले वो बॉयल करेगी तो सिर्फ और सिर्फ किसने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हम चाहे किसी भी डायमेंशन का क्यों ना ले ले, उसे लेंथ कितनी भी हो, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी भी हो, तो बट उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो फिक्स होती है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी से ही हम डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है या सेमी कंडक्टर है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी को ही देख के हम लोग ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। ओके, देन अब हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी हमने डिफ़ाइन कर लिया है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ द मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर। उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी 1 मीटर हो, देन उस समय उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे हमने कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे
सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। जितने भी मटेरियल हमें अभी तक पता है उसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी अगर कंडक्टर या मेटल्स में देखें तो किसकी है, वो सिल्वर की है। तो सिल्वर की कितनी होती है, 1.5 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। तो एक्चुअली मैं आपको बता दें कि जो रेजिस्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला हम यहाँ से अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हमें क्या पता है, जैसे कि R = हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था mL/N E² A τ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का जब हमने ओम्स लॉ को डिराइव किया था विद द हेल्प कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। R = क्या था, mL/N E² A τ, जहाँ पे m क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया, टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, इक्वेशन 1 कर दें। और अभी R = हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया ρL/A। तो यहाँ से अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 से आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ρL/A = mL/N E² A τ, जहाँ से L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं ρ = m/N E² τ। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी भी, किसी की मटेरियल की भी रेजिस्टिविटी जो होती है ये डिपेंड करती है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ पे m और E तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, चाहे जो भी कोई मटेरियल ले ले, मीन्स उसका ना मास का भी इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा ना ही उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सो m E² तो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। सो रेजिस्टिविटी हम कह सकते हैं किसी मटेरियल की डिपेंड करती है उसके अंदर फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। और दूसरी चीज़ जो होती है रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम जो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसकी रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, घटेगी, जिसके वजह से इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बढ़ती है। तो मतलब रेजिस्टिविटी नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल जैसे कॉपर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स, बट उसका टेम्परेचर जनरली हम बदल सकते हैं। तो टेम्परेचर अगर हम वेरी करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या करती है, वेरी करती है। इसीलिए हम जो ये लिस्ट देख रहे हैं ये मटेरियल्स हैं और ये उनकी रेजिस्टिविटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लिखा है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट रूम टेम्परेचर मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स ये जितनी भी रेजिस्टिविटी सबकी हमने लिखी हुई है ये रूम टेम्परेचर पे है। ये रूम टेम्परेचर पे जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी फिक्स रहेगी। जैसे सिल्वर की है 1.5 × 10⁻⁸। अब देख सकते हो आप कॉपर का उससे थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद आयरन का है उससे और काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद अगर हम फिर नाइक्रोम, जैसे कि अब ये प्योर मेटल्स थे इनका हमने देख लिया, सबसे कम जो होती है रेजिस्टिविटी जो होती है ये किसकी होती है, सिल्वर की होती है। तो इसीलिए सिल्वर को हम जैसे लैपटॉप वगैरह हुआ या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर जो सर्किट्स होती हैं वहाँ पे हम सिल्वर का यूज करते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही स्मॉल होती है। और उसके बाद हम कॉपर भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है। इसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई तो होती है बट ये सस्ती होती है, इसलिए हम कॉपर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे पंखे के वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर में, हर जगह पर हम कॉपर का यूज करते हैं, आयरन का यूज नहीं करते क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। उसके बाद अगर हम एलॉय में देखें, एलॉय दैट मीन जैसे क्या होता है 2 और मोर देन 2 मेटल्स मिल के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, ये सारे क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। जैसे नाइक्रोम का अगर हम देखें तो क्या 100 × 10⁻⁸ है इसकी रेजिस्टिविटी। तो ये आप देख सकते हो प्योर मेटल्स इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एलॉय की जो रेजिस्टिविटी, कभी भी कोई भी एलॉय अगर आप देखोगे उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, बल्कि जबकि ये प्योर मेटल से ही बनी हुई है। लेकिन बट तब भी इसकी, क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनती है, तो सो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये
नॉर्मल प्योर मेटल से काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर्स में देखें, जैसे सिलिकॉन है, तो इसकी आप देख सकते हो कि एलॉय या प्योर मेटल से काफ़ी ज़्यादा है, 2.5 × 10⁻³ है। तो एक्चुअली में जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है ये कभी भी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स ही होते हैं जिनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मीन्स जब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं तो कंडक्टर की तरह बिहेव कब करते हैं, जब या तो इनका टेम्परेचर हम हाई करते हैं और इनका डोपिंग करते हैं। ये सारा हम बहुत ही एक्सप्लेन फॉर्म में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर हमारा एक चैप्टर ही है, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको। बस अभी हम इतना जान लेते हैं कि इसकी जो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है ये प्योर मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। उसके वजह से आप देख सकते हो ग्लास है, इंसुलेटर है, इसकी आप देख सकते हो बहुत ही हाई रेजिस्टिविटी होती है, बहुत ही लार्ज रेजिस्टिविटी 10⁻10 to 10⁻14 ओम इंटू मीटर, इसीलिए इससे कोई भी करंट पास नहीं हो पाती है। उसके बाद अगर हम जैसे देखें कि एक ऑर्डर अगर हम देखना चाहें कि जैसे मेटल का जो होता है 10⁻−8 ऑर्डर का होता है, इंसुलेटर का 10⁻16 ऑर्डर का होता है रेजिस्टिविटी, सुपर कंडक्टर का 0 रेजिस्टिविटी होता है। हम आगे इसको अभी डिस्कस करेंगे कि सुपर कंडक्टर क्या चीज़ होती है। सेमीकंडक्टर का वेरिएबल, जैसा कि हमने पहले भी बताया आपका कि इसका जो रेजिस्टिविटी होता है कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, मीन्स इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसमें जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं या जिसे हम डोपिंग कहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे बैटरी के अंदर क्या होता है आपने पढ़ा होगा कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका भी कुछ ना कुछ अपना रेजिस्टिविटी होती है, जिसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का भी जो रेजिस्टिविटी ये वेरिएबल होता है, मीन्स उसकी जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें मिले हुए हैं उसके कंसंट्रेशन पे, उसके टेम्परेचर पे, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेजिस्टिविटी ये भी वेरिएबल होता है। तो ओवरऑल हम ये देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किसी भी मेटल की जो रेजिस्टिविटी है वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड, मीन्स टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी रिलैक्सेशन टाइम, उसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, मीन्स उसका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम कम होने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। सो इसी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करती है। तो इसके आगे अभी हम इसके आगे यही फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी पे किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है या रेजिस्टेंस पे किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो हम एक टेम्परेचर और उसकी रेजिस्टिविटी के बीच एक रिलेशन यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने पे रेजिस्टिविटी जो है चेंज होती है हमारी। तो जैसे सपोज़ दैट अगर हम ये कहें 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी ऑब्जेक्ट की रेजिस्टिविटी ρ0 है, ओके, एंड अब हम अगर कह रहे हैं T1 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है इसकी चेंज होके कितनी हो जाती है, ρ1 हो जाती है, बिकॉज हमने पढ़ा अभी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अब हम अगर T2 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो इसकी मान लेते हैं रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, ρ2 हो जाती है। तो यहाँ पे एक रिलेशन डिराइव हुआ है, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये एक रिलेशन है। मीन्स अगर हमें मान लेते हैं T1 डिग्री सेल्सियस पर उसकी रेजिस्टिविटी पता है और T2 डिग्री सेल्सियस पर हम उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना चाहें तो ρ2 इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, वहाँ पे T2 माइनस T1 क्या बता रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ये बता रहा है। तो यहाँ पे एक नया हमें दिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी जो कि अल्फ़ा है। अल्फ़ा को हम क्या बोलते हैं, वेयर अल्फ़ा इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसे हम उस मटेरियल का क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मीन्स हर मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला इसे हम ρ1 इक्वल टू लिखना चाहें तो ρ1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ρ0 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे T1 माइनस 0 कर देंगे बिकॉज इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो हम यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा को अलग से डिफ़ाइन करना चाहें तो इस फॉर्मूले से अगर हम अल्फ़ा को डिफ़ाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं हम यहाँ से 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1 इक्वल टू, आप देख सकते हो कि यहाँ से रो 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, यह आ जाएगा रो 2 अपान रो 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1 इक्वल टू, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स रो 2 अपान रो 1 माइनस 1। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी रो 2 माइनस रो 1 अपान रो 1, ये आ जाएगी। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा इक्वल टू देखें तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 बाई रो 1 इंटू, ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये हमारी अल्फ़ा जो है डिफ़ाइन हो जाती है। तो अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी रो का मतलब चेंज इन रजिस्टिविटी। ये क्या बता रहा है, रो 2 माइनस रो 1 क्या बता रहा है, चेंज इन रजिस्टिविटी। तो ये है चेंज इन रजिस्टिविटी डेल्टा रो, या डी रो से कर दें, अपान रो 1 इंटू 1 बाई, इसको लिख दें डी टी, मीन्स चेंज इन, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, डिनोमिनेटर में डी टी। तो यहाँ से एक तरीके से ये क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी। ये क्या है, चेंज इन रजिस्टिविटी। अगर हम इनिशियल से उसको डिवाइड कर देते इससे क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन द रजिस्टिविटी। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी, मीन्स फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर अगर 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज करते हैं तो जितना चेंज इसके फ्रैक्शनल चेंज इसकी रजिस्टिविटी में होता है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं, मीन्स उसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। तो मतलब यहाँ पे अब इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट ऑफ अल्फ़ा मीन्स इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, ये चेंज इन रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ पे आएगा पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पर डिग्री सेल्सियस, या आप लिख सकते हो पर केल्विन, पर केल्विन, इस तरीके से आप ये लिख सकते हो पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इसकी ये हो जाती है, यूनिट हो जाती है। उसके बाद हम यहीं पे अगर हम ये देखें कि जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी रेजिस्टिविटी जब इंक्रीज़ कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो इसमें भी हम सेम तरीके से, जैसे कि अगर हमने कह लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है R नॉट है, R नॉट है। उसके बाद T1 डिग्री सेल्सियस पे ये रेजिस्टेंस जो है R1 है, और सपोज T2 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, R2, मीन्स वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ साथ ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1। तो इस तरीके से ये रिलेशन यहाँ भी बन जाता है। अब यहाँ पे फिर उसी तरीके से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू लिखना चाहें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 अपान R1 इंटू T2 माइनस T1। इस तरीके से अल्फ़ा की वैल्यू जो बन जाएगी। और यहाँ पे फिर से अगर हम यहाँ पे जैसा कि हमने चेंज करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा DR अपान R इंटू 1 अपान DT, मीन्स फ्रैक्शनल चेंजिंग। अब हम अल्फ़ा को यहाँ पे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। उसी तरीके से अब यहाँ पे अल्फ़ा को हम बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टेम्परेचर का इफ़ेक्ट भी देख लिया कि कंडक्टर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए है कि कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब हम इसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर
के लिए हम उसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे कि क्या बिहेवियर या कितनी वैल्यू होती है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि कंडक्टर के सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तो कंडक्टर में देखें तो सबसे पहले रो की वैल्यू बहुत ही लो होती है, जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही स्मॉल होती है, इसीलिए हम कंडक्टर का यूज़ ज़्यादा करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर का देखें तो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब होता है कंडक्टर से ज़्यादा होगी और इंसुलेटर से कम होती है। तो यहाँ पे इंसुलेटर का जो होता है रेजिस्टिविटी ये बहुत ही लार्ज होता है, इसी वजह से हम क्या होता है इससे कोई भी करंट पास नहीं करती है। उसके बाद अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है ये जो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी, और सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है ये निगेटिव होती है, और उसी तरीके से इंसुलेटर के लिए भी निगेटिव होती है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ करेगी, और सेमीकंडक्टर में आप देखोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है। और उसी तरीके से आपका जो इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, और कब करती है, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, बट इतना भी नहीं डिक्रीज़ कर पाता कि वो कंडक्टर बन जाए। तो ये तो श्योर है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करेगी, बट इतना नहीं करेगी कि ये कंडक्टर बन जाए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एलॉय पे। एलॉय को देखते हैं, जैसे कि एलॉय का इनका कंपैरिजन देखने के बाद एलॉय क्या होता है कि कंडक्टर से ही मिलके बना होता है। एलॉय के केस में क्या होता है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत ही लार्ज होती है कंपेयर टू द प्योर मेटल, जैसा कि हमने टेबल में देखा भी था कि रेजिस्टिविटी, जैसे हमने नाइक्रोम लिया था, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी जो होती है प्योर मेटल्स के रिस्पेक्ट में लार्ज होती है, ये लार्ज होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है, अगर हम कहें कि इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू होती है, अल्फ़ा जो होती है ये बहुत ही स्मॉल होती है। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल चेंज अगर हम उसके टेम्परेचर में करते हैं तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम चेंज करता है। तो इसी वजह से उसका हम यूज जो होता है, एलॉय का जो यूज होता है वो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस कॉइल होते हैं इसका यूज हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन में करते हैं कि V/I का जो रेशियो कांस्टेंट है या नहीं है, या मीटर ब्रिज। आगे आप एक्सपेरिमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें इनका रेजिस्टेंस कॉइल का यूज दिखता है आपको। तो हम रेजिस्टेंस कॉइल बनाने में एलॉय का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न यही है, यही दो रीज़न है कि उनका जो रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई होने से ये होता है कि अगर हम उस एलॉय का छोटा भी लेंथ लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक उसमें करंट पास करें तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा ही। जैसे ही हम उसमें ज़्यादा देर तक करंट पास करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर उसका बढ़ता भी है तो उसके रेजिस्टेंस में बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, जिसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई प्योर मेटल ले लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस भी वेरी कर जाएगा, मतलब टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। इसीलिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल बनाने के लिए, क्योंकि ये टेम्परेचर स्मॉल टेम्परेचर चेंज होने पे इसके रेजिस्टेंस में कोई भी बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। मींस बहुत स्मॉल चेंज होगा जिसको हम नेगलेक्ट कर पाते हैं, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से बहुत छोटे लेंथ में ही हमें हाई रेजिस्टेंस मिल जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जैसे कि कंडक्टेंस देखते हैं क्या होता है कंडक्टेंस। उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस जैसे कि हमने जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस को हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं, यस इज इक्वल टू 1/R ये लिख सकते हैं। मींस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा उसे ही हम क्या बोल देंगे, कंडक्टेंस। मींस जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से अब इसकी यूनिट अगर हम डिफाइन करें
तो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी होती है। जैसे फर्स्ट यूनिट इसकी अगर हम देखें तो बिकॉज रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो ओम को अगर हम ऊपर ले जाए तो ओम इनवर्स, एक यूनिट तो इसकी ये हो जाएगी ओम इनवर्स। और दूसरी यूनिट अगर हम देखें तो ओम, ओ या एम लिखते हैं, उसको जस्ट उसके पीछे से प्रोनाउंसिएट करें तो क्या हो जाएगा, महो। इसकी एक यूनिट ओम इनवर्स का हो, या आप कह सकते हो इसकी महो, कंडक्टेंस की। और या एक और यूनिट है साइमन, साइमन जिसको हम लोग कैपिटल यस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी तीसरी यूनिट है साइमन। तो इस तरीके से इसके 3 यूनिट्स हैं, ओम इनवर्स, महो एंड साइमन, जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से फिर आते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। जैसे कि हमने अगर रजिस्टिविटी पढ़ी है तो उसी के रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। मीन्स रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉरी सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसकी यूनिट्स अगर हम देखें, यूनिट तो जैसा कि इसका होता है ओम इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। फिर अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं महो मीटर इनवर्स। फिर इसकी तीसरी यूनिट लिख सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से इसकी भी 3 अलग अलग यूनिट्स हो जाती हैं, साइमन मीटर इनवर्स भी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जैसा कि ओम्स लॉ को हमने सिंपली डिफ़ाइन किया था, अब हम ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में इसको हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कैसा होगा। तो जैसा कि एक फॉर्मूला में पता I इक्वल टू B/R। अब इस फॉर्मूले में अगर हम यहाँ से I इक्वल टू V/R की वैल्यू रख दें इन द टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के टर्म में क्या हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं ρL/A। तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा ये VA रो इंटू L। तो यहाँ से हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, A को हम इधर लेके आते हैं, मीन्स I/A इक्वल टू यहाँ पे हम 1/ρ को अलग कर देते हैं, उसके बाद B/L को हम अलग कर देते हैं। जैसा अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा I/A क्या है, करंट डेंसिटी है, इसे ही क्या बोलते हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। यहाँ पे हम J लिख सकते हैं, J इक्वल टू, अच्छा V/L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिकॉज J इक्वल टू I/A। और दूसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू B/L। ये दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे कंडक्टर के दोनों साइड, जैसे ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसकी लेंथ L है। यहाँ पे लेंथ क्या है, L है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू B/L। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो V/L के जगह पे हम क्या लिख देंगे, E, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/ρ। अच्छा 1/ρ क्या है, 1 रेजिस्टिविटी, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी, मीन्स सिग्मा इंटू ए। बिकॉज यहाँ पे हम लिख दें अगर बिकॉज कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, तो सो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी यहाँ पे सिग्मा इंटू ई। तो बिकॉज ये आप देख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी देता है J, वेक्टर क्वांटिटी सिग्मा ई, ये भी वेक्टर, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। या ये भी कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी होती है ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के इक्वल होती है। इस तरीके से भी हम कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। और बच्चों आगे अगर हम देखें, जैसे कि जो लेटेस्ट सिलेबस है 2020 to 21, मतलब इस साल का जो सिलेबस है इससे हमारा कार्बन रेजिस्टेंस कैंसिल हो गया है।
कार्बन रेजिस्टेंस इन सीरीज भी कैंसिल है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल मीन्स कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी कैंसिल है और कार्बन रजिस्टर भी, ये सारे कैंसिल हैं। सो इस टॉपिक को हम इस सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे अब। उसके बाद हम यहाँ पे एक और टॉपिक जो है डिस्कस करना चाह रहे हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कंडक्टर, दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ का मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, मीन्स उसमें हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे। और दूसरा जो है दोज कंडक्टर विच नॉट ओबे द ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें। या एक तरीके से ये भी कह सकते हो यहाँ पे V अपान आई का रेशियो यहाँ पे क्या रहे, कांस्टेंट, और यहाँ भी V अपान आई का रेशियो जो रहे कांस्टेंट ना रहे, मतलब वेरिएबल रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। मतलब कंडक्टर्स हैं दोनों, मतलब दोनों से करंट फ्लो कर सकती, बट एक जो है जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, मीन्स उसमें हमेशा पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो कांस्टेंट बना हुआ, और दूसरा है जिसमें नहीं हो। जैसे कि आपको बता दें, जितने भी प्योर मेटल्स हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट जैसे कि ओम्स लॉ को फॉलो कौन नहीं करता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसे आपका जंक्शन डायोड होता है, ट्रायोड होता है, जंक्शन वाल्व होता है, ये सारे जो होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। मीन्स इसमें जो वी आई का जो रेशियो होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब इनका जो ग्राफ होगा तो सीधी सी बात है, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई है तो वी आई ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। मतलब इसका ग्राफ जो होता है वी आई ग्राफ लीनियर होगा, और दूसरा नॉन ओमिक में जस्ट अपोजिट ये नॉन लीनियर होगा। आप देख सकते हो कि ये इसका जो स्लोप है हमेशा चेंज हो रहा है, जैसे जंक्शन डायोड का हमने बनाया हुआ है। ओके, तो नॉन ओमिक एंड ओमिक में हमें डिफरेंस क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, सुपर कंडक्टिविटी। जैसा कि अभी हमने पीछे टेबल में आपको दिखाया था कि सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी होता है ये 0 होता है। तो होता क्या सुपर कंडक्टिविटी, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज़ करती है। तो इसका उल्टा भी यही होगा कि मीन्स अगर हम इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं या कह सकते हो कंपाउंड्स हैं जिनके जो रेजिस्टिविटी जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके 0 हो जाती है। ये क्या हो जाती है, 0 बन जाती है। तो और उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। मींस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके इसकी किसी मतलब सारे मटेरियल्स में नहीं होता, कुछ मटेरियल्स हैं जिनका जो कुछ क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके एकाएक उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो घटते घटते 0 हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये फिनोमेना जिस भी मटेरियल में होता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स। जैसे मरकरी में देखिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है कितना, 4.15 केल्विन। मतलब इतने इस टेम्परेचर पे जैसे पहुँचेगी उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या इससे नीचे भी टेम्परेचर रहेगा तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या बनी रहेगी, 0। अब जैसे जिंक का है 0.85 केल्विन पे क्या हो जाएगा, उसका जो है रेजिस्टिविटी 0 हो जाता है। तो जैसा कि हमने डिफिनेशन में लिखा गया है, देयर आर मेटल्स एंड कंपाउंड्स whose resistivity goes to 0 below a certain temperature called critical temperature, जिसको हम ये क्रिटिकल टेम्परेचर ये जैसे 4.15 है किसके लिए, मरकरी के लिए, सारे मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद these materials are known as सुपर कंडक्टर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। सो आगे लेक्चर में हम सेल को अब डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।